नमस्कार दोस्तों। तो आज का लेक्चर बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि आज का जो मैंने लेक्चर उठाया है वो है विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उससे मैंने उठाया है। तो आज मैं पूरा करंट अफेयर कराऊंगा, कृपया ध्यान से इसको देखिएगा। और ये जो लेक्चर है ये आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो इसको मैं पूरा डिटेलिंग पढ़ते जाऊँगा और जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बताता रहूँगा। आप उसको चाहे तो नोट कर लें या तो इस लेक्चर को दोबारा देख लें। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला न्यूज है वो है राष्ट्रीय कैडेट कोर का विस्तार, नेशनल कम्बैट कॉर्प्स यानी एनसीसी का एक्सपेंशन। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों को कवर करने हेतु एनसीसी इकाइयों के बृहद विस्तार की घोषणा की गई है। इन क्षेत्रों में एनसीसी में कुल 1 लाख कैंडिडेट सम्मिलित किए जाएंगे। कुल कैंडिडेट में से 1/3 कैंडिडेट लड़कियां होंगी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें 1/3 लड़कियां होंगी। ठीक, इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए 83 एनसीसी इकाइयों, सेना में 53, नौसेना में 20, वायुसेना में 10 का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के एनसीसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एनसीसी एक त्रिसेवा संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के कुंजरू समिति के अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और देश का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है, यानी यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। एनसीसी में हाई स्कूल और महाविद्यालय स्तर पर कैंडिडेट्स द्वारा स्वैच्छिक भागीदारी की जाती है। मतलब इसको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। एनसीसी करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। इसका उद्देश्य न केवल सशस्त्र बल अभ्यास और प्रशिक्षण प्राप्त करना है बल्कि सामुदायिक सेवाओं में भागीदारी भी करना है। जैसे कोरोना वैश्विक महामारी के आरंभिक चरण में कोविड प्रकोप से निपटने में सरकार की सहायता के लिए लगभग 25,000 कैंडिडेट तैनात किए गए थे। एनसीसी प्रमाण पत्र धारक कैंडिडेट्स को विभिन्न सरकारी संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो एनसीसी जब आपका अगर कंप्लीट कर लेते हैं, एबीसी करके इसमें सर्टिफिकेट मिलता है, उससे आपको लाभ मिलता है जो कि पुलिस की भर्ती होती है। ये तमाम तरह की फोर्स की जो भी वैकेंसी आती हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ARIIA 2020 यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। हाल ही में इसके बारे में डिटेलिंग देखते हैं। हाल ही में अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग यानी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA द्वारा अटल रैंकिंग की घोषणा की गई है। यह छात्रों और संकायों के मध्य नवाचार और उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों के आधार पर भारत के सभी प्रमुख उच्चतर शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करने हेतु शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। तो ये किस मंत्रालय की पहल है, ये आपको नोट करना है, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। यह अन्य पहलुओं के साथ साथ उद्यमशीलता विकास, बौद्धिक संपदा सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण के लिए समर्थन जैसे मानदंडों पर विश्वविद्यालयों का आकलन करती है। केंद्र द्वारा वित्त पोषित सर्वश्रेष्ठ संस्थान यानी जो सेंट्रल फाउंडेड इंस्टीट्यूशन है, जो कि सरकार ने उस संस्थान का सरकारी है, उसमें से आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पर रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन प्रथम स्थान पे, तो आईआईटी मद्रास, और बाकी कोई ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, जिसमें दूसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है, तीसरे पे दिल्ली का संस्थान है। अगर प्राइवेट यानी निजी संस्थान की बात करें तो कलिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा विजेता घोषित किया गया है। तो प्राइवेट में कौन है, उड़ीसा का कलिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है। आगे चलते हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र ने राज्य वित्त पोषित यानी अगर स्टेट कॉलेज की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्य वित्त पोषित स्वायत्त संस्थानों की सूची में सर्वश्रेष्ठ जो स्थान प्राप्त किया है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने प्राप्त किया है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने प्राप्त किया है। प्रथम बार ARIIA 2020 रैंकिंग में केवल महिलाओं वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए एक विशेष पुरस्कार श्रेणी आरंभ की गई है। प्रथम बार यानी पहली बार जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो प्रथम बार जो है रैंकिंग में केवल महिलाओं वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों की एक विशेष पुरस्कार श्रेणी आरंभ की गई, मतलब विशेष स्पेशल। ARIIA द्वारा नवाचारों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही इसके द्वारा
उत्पन्न किए गए वास्तविक प्रभावों को मापने का प्रयास भी किया गया है। इन रैंकिंग के परिणामों का मूल्यांकन 7 मापदंडों के आधार पर किया गया है, इसमें सम्मिलित हैं। और अगर मापदंड की बात करें, ये देखिए आईएएस के प्रीलिम्स में इन मानदंडों को लेकर के कोर्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्या मानदंड है? बजट और अनुदान सहायता। जो बजट और अनुदान है, जो अनुदान दिया जाता है उसकी सहायता उसके आधार पे और संरचना और सुविधा। और संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बिल्डिंग्स, सुविधाएं, लैब्स, ये सब और संरचनाएं होंगी। और सुविधाएं उसमें क्या क्या दी जाती हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, इस तरह की चीज़ें क्या दी जाती हैं वो काउंट होगा। तीसरा है ज्ञान के सृजन और नवाचार हेतु जागरूकता, प्रचार और समर्थन। जैसे कि आपका जैसे लैब में जो कि जैसे सृजन होता है, जैसे कि आपका जो शोध होता है, उस तरह की चीज़ें। उद्यमिता विकास हेतु प्रोत्साहन और सहायता, लर्निंग की नवाचार विधियां और पाठ्यक्रम। ध्यान से इन पॉइंटों को आप जरूर नोट करेंगे, आप इसको जरूर नोट करेंगे, क्योंकि आज करके जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही उलझाऊ आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। तो इस बजट और अनुदान सहायता और संरचना और सुविधाएं, ज्ञान के सृजन और नवाचार हेतु जागरूकता, प्रचार और समर्थन। चौथा है उद्यमिता विकास हेतु प्रोत्साहन और सहायता, लर्निंग की नवाचार विधियां और पाठ्यक्रम। नवाचार विधियां मतलब नए नए पाठ्यक्रम और नए नए तरीके। बौद्धिक संपदा का सृजन यानी कि बुद्धि का विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और व्यवसायीकरण मतलब कि इसको मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। संस्थान के प्रशासन में नवाचार यानी प्रशासन में जो नया है वो है। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। क्या है? विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम के लिए द्वितीय संस्करण का शुभारंभ यानी सेकेंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स, यानी जिसको शॉर्टकट में सेप बोलते हैं। सेप क्या है? स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो इसका द्वितीय संस्करण है। इसमें देख लेते हैं। इसे नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन यानी अटल इनोवेशन मिशन, आपने सुना होगा, AIM की बात कर रहा है। AIM, इसको शॉर्ट बोलेंगे AIM, पहले का मिशन है ये क्या है? ये नीति आयोग के अंदर कार्य करता है अटल इनोवेशन मिशन द्वारा। अटल टिकरिंग लैब, ये क्वेश्चन शायद आ चुका है। अटल टिकरिंग लैब्स के युवा अन्वेषकों यानी इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में के लिए डेल टेक्नोलॉजी के सहयोग से आरंभ किया गया है। डेल टेक्नोलॉजी मतलब ये कंप्यूटर की एक कंपनी है, उसके द्वारा ये सहयोग दिया जा रहा है। और इसमें क्या है? इससे युवा अन्वेषकों को डेल के स्वयं सेवकों से परामर्श, समर्थन यानी मेंटर सपोर्ट, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग समर्थन, बौद्धिक संपदा पंजीकरण एवं नवाचारों को पेटेंट करवाने आदि में सहायता प्राप्त होगी। सेप यानी कि स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भावी प्रौद्योगिकी की विकासकर्ताओं और उद्यमियों के लिए एक समग्र विकास कार्यक्रम है। सेप जो है, ये जो आगे आने वाले, जो आगे के जो भी नए युवा हैं, उनके जो बिजनेसमैन बनेंगे आगे चल करके, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला और विकास कार्यक्रम कहा जा रहा है। यह छात्रों की नवाचार भावना को प्रोत्साहित करने और उनके नेतृत्व एवं उद्यमशीलता कौशल के विकसित करने में समर्पित है। चलते हैं अगली न्यूज़ में। ग्रामोद्योग विकास की बात करें तो इसे हाल ही में सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम मंत्रालय, जिसको MSME बोलते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य अगरबत्ती के विनिर्माण में शामिल कारीगरों को लाभ प्रदान करना और ग्रामीण उद्योगों का विकास करना है। खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग, इस जो एक और मंत्रालय है खाद्य और ग्राम उद्योग मंत्रालय, वो इसको मशीन प्रोवाइड कराएगा इन इंडस्ट्रीज़ को जो कि ग्रामीण लेवल पे इस्टेब्लिश होंगी। हाल ही में सरकार ने आयात में अगरबत्ती को प्रतिबंधित किया है, मतलब आप आयात इंपोर्ट नहीं कर सकते, श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। गोल बांस की छड़ियों जैसे राउंड बॉम्ब स्टिक्स जो कि छड़ी होती है, खास करके बुजुर्गों के पास आप देखते होंगे, या आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% तक कर दिया है, मतलब कि उस पर टैक्स का इंक्रीमेंट कर दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा GIS से लैस राष्ट्रीय भूमि बैंक पोर्टल का शुभारंभ। नेशनल GIS एनेबल लैंड बैंकिंग सिस्टम लॉन्चेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम,
जिसको GIS कहते हैं। ये क्या है, डिजिटल तरीका है भूमि को मैप को ऑब्जर्व करने के लिए। तो इससे लैस राष्ट्रीय भूमि बैंकिंग प्रणाली, राष्ट्रीय भूमि की बैंकिंग प्रणाली को औद्योगिक सूचना प्रणाली इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम IIS और राज्यों की GIS प्रणाली का एकीकरण कर तैयार किया गया है। मतलब राज्यों की GIS प्रणाली और सेंट्रल की जो कि औद्योगिक यानी IIS है, जो इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको एकीकरण का मतलब एक में मिला करके ये तैयार किया गया है। IIS पोर्टल को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है, जिसको शॉर्ट में DPIIT बोलते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मतलब अंदरूनी जो भी ट्रेड होता है उसके प्रमोशन के लिए जो डिपार्टमेंट है ये जिसको बोलते हैं उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, यह द्वारा विकसित किया गया है IIS, जिसको इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक, यह पोर्टल संसाधन अनुकूल औद्योगिक उन्नयन और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध दृष्टिकोण अपनाने हेतु देश भर के औद्योगिक क्षेत्रों समूहों का एक GIS सक्षम डेटाबेस है। GIS वस्तुतः भूसतह पर अवस्थिति से संबंधित डेटा को ग्रहित यानी कैप्चर करने और भंडारित करने, जांच करने और प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली है। तो मैंने बताया था कंप्यूटर यानी डिजिटल प्रणाली है GIS। ठीक, IIS का उद्देश्य विभिन्न औद्योगिक पेटियों इंडस्ट्रियल बेल्ट के बारे में पोर्टल पर संभार तंत्र, भूमि, रेल, हवाई संपर्क, कर प्रोत्साहन, जल निकासी प्रणाली, विद्युत आपूर्ति तथा कच्चे माल की उपलब्धता का विवरण प्रदान करना है। वर्तमान में 6 राज्यों की औद्योगिक पेटियों की जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। वर्तमान में कितने राज्यों की औद्योगिक पेटियों की जानकारी है, तो 6। लाभ क्या होंगे इससे अगर ये देखा जाए तो यह निवेशकों को संभावित परियोजनाओं के लिए औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय पर सूचना प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। विशेष रूप से बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब का समाधान करेगी। कृषि उपयोगी से भूमि रूपांतरण में सुगमता होगी, व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार होगा आदि। भूमि उपलब्धता से संबंधित मुद्दे क्या हैं ये देख लेते हैं। तो उपलब्धता की बात करें तो मांग और आपूर्ति के मध्य असंतुलन, विखंडित भूजोत विनियामक एवं नीतिगत प्रतिबंध, अप्रभावी मूल्य निर्धारण व्यवस्था तथा कमजोर सूचनात्मक में संस्थागत तंत्र हैं। ये थोड़ा मेंस का पोर्शन हो जाता है। चलते हैं आगे का जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। तो क्वाकाज जिसको 2020 बोलते हैं, यह भारत कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न रसद कठिनाइयों के तहत रूस में आयोजित हो रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास क्वाकाज में भाग नहीं लेगा। भारत जो है कोविड-19 महामारी के कारण जो उत्पन्न हुए हैं, जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुए हैं, जो कोई क्वाकाज एक जो है सैन्य अभ्यास है बहुराष्ट्रीय, यानी बहुत सारे राष्ट्रों का सैन्य अभ्यास है क्वाकाज, जो कि रूस में मनाया जाता है। ये अगर आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वाकाज कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये रूस में आयोजित किया गया है और भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है। तो स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है, तो एक स्टेटमेंट दे सकता है कि भारत ने क्वाकाज हाल ही में रूस में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास क्वाकाज में भारत ने भाग लिया है। ये कह के आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्वाकाज में भाग नहीं लिया। यह रूसी सामरिक कमान और सैन्य कार्मिक अभ्यास है। रूसी सामरिक कमान और सैन्य कार्मिक अभ्यास है। इस अभ्यास में चीन व पाकिस्तान सहित 20 देशों ने भाग ले रहे हैं। चीन और पाकिस्तान भाग ले रहे हैं, लेकिन भारत ने भाग नहीं लिया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल, जिसको ओशो वॉक इनिशिएटिव बोलते हैं। ओशो वॉक का लक्ष्य 140 देशों को एक कॉमन साझी ग्रिड के माध्यम से परस्पर संबंध करना है। यह कॉमन ग्रिड का उपयोग सौर ऊर्जा को आंतरिक करने हेतु किया जाएगा। इस अवधारणा को पहली बार 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की प्रथम सभा के दौरान प्रस्तुत किया गया था। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल, इससे पीछे अंतर्निहित तर्क यह है कि विभिन्न टाइम जोन में विस्तृत एक ग्रिड की सहायता से अनियमित यानी इंटरमिटेंट नवीकरण ऊर्जा स्रोतों को अन्य नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई और आपकी
विंड हो गई और थर्मल हो गई, गोबर गैस हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जो कि नवीकरण ऊर्जा होती हैं, उसो वो को निम्नलिखित 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में भारत ग्रिड का मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ग्रिड के साथ अंतर संयोजन इंटरकनेक्शन होगा। पहले चरण में भारत ग्रिड का। और दूसरे में क्या होगा, ग्रिड का अफ्रीका के ऊर्जा समुच्चयों, अफ्रीकन पावर पूल्स द्वारा सौर एवं नवीकरण ऊर्जा संयंत्र संपन्न क्षेत्रों में स्थित अन्य देशों के साथ अंतर संयोजन। और तीसरे में वैश्विक अंतर संयोजन, मतलब पहले भारत के साथ जो कि मध्य पूर्व में है, मध्य पूर्व की बात करें, दक्षिण एशिया ही है, दक्षिण जो कि आपके इधर के थाईलैंड आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। दक्षिण पूर्व में जैसे मिडिल ईस्ट है, जो कि आपके म्यांमार और इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के देश हैं। इन सब के साथ पहले चरण में होगा। फिर अफ्रीका के साथ ऊर्जा समुच्चयों, जैसे अफ्रीका के साथ जो भी हैं पावर पुल्स हैं। और उसके बाद तीसरे में क्या होगा, सबके साथ एक साथ में जोड़ दिया जाएगा। ओस्बोग यानी कि वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की बात करें के लाभ क्या होंगे, इससे हम देख लेते हैं। इससे निवेश आकर्षित होंगे, कौशल और प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग होगा, परियोजना लागत में कमी आएगी, उच्च दक्षता सुनिश्चित होगी, परिसंपत्तियों के उपयोग में वृद्धि होगी, ऊर्जा तक पहुंच में बढ़ोतरी आदि होगी। इसका महत्व क्या है, यद्यपि भारत अधिकांश व्यापार संघों में एक भागीदारी राष्ट्र है, तथापि आईएसए और ओसोबोक के माध्यम से यह नेतृत्वकर्ता बनने की योजना निर्मित कर रहा है। यह कई अफ्रीका बाजारों में चीन की उपस्थिति के विरुद्ध आईएसए हेतु प्रमुख निवेश प्रवाह सुनिश्चित करेगा। यह विशेष रूप से पेरिस जलवायु समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका के पृथक होने की पृष्ठभूमि में जलवायु परिवर्तन शमन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में देशों की सहायता करेगा। राष्ट्रीय स्तर, अब अगले न्यूज़ पे देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, एशिया के लिए परिवहन पल, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, एनडीसीटीआईए परियोजना का उद्देश्य विभिन्न विषयों से संबद्ध मंत्रालयों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के मध्य समन्वय स्थापित करने वाली विकार्बनीकृत यानी डीकार्बोनाइजेशन, जिसको डीकार्बोनाइजिंग बोल देंगे, परिवहन के लिए प्रभावी नीतियों की एक सुसंगत रणनीति को प्रोत्साहित करना है। यह परियोजना वर्ष 2020 से 24 की अवधि हेतु भारत, वियतनाम और चीन में विकार्बनीकृत यानी डीकार्बोनाइजिंग परिवहन को प्रोत्साहन प्रदान करने के व्यापक दृष्टिकोण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम है। यह 7 संगठनों की एक संयुक्त परियोजना है, जिससे अंतर्गत विश्व संसाधन संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद आदि सम्मिलित हैं। भारत में इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन भागीदारी नीति आयोग है। मतलब जो भारत में क्या कर रहा है, कौन है, तो नीति आयोग है। ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। कृषि संबंधी मशीनों में उत्सर्जन, एग्रीकल्चर मशीनरी एमिशन, सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने कृषि संबंधी मशीनरी तथा निर्माण उपकरण वाहनों यानी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल सीईवी हेतु पृथक उत्सर्जन नियमों के लिए प्रारूप अधिसूचना जारी की है, नोटिफिकेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसने किसने किया है, तो सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियम या सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 में संशोधन में प्रस्तावित किया है। प्रमुख प्रस्ताव में सम्मिलित हैं, क्या क्या है, कृषि संबंधी मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर है, पावर टिलर्स है, संयुक्त हार्वेस्टर है तथा निर्माण उपकरण वाहनों के लिए पृथक उत्सर्जन नियम हैं और नियम बनाए गए हैं। दूसरा है भारत चरण निर्माण उपकरण वाहन ट्रैक्टर संबंधी उत्सर्जन, जैसे CB टेम 4 तथा भारत चरण 5 से उत्सर्जन नियमों की नामावली के निम्नानुसार परिवर्तन है। मतलब कि आप समझ रहे हैं, जो हम बाइक ले रहे हैं या
कार ले रहे हैं तो BS6 करके आ रहा है, BS5 करके आ रहा है, तो ये ट्रैक्टर वाला है TREM 4 और TREM 5। निर्माण उपकरणों CEB के लिए CEB चरण 4 और CEB चरण 5 हैं। इसके अतिरिक्त ट्रेम चरण 4 एंड ट्रेम CEB चरण 4 के कार्यान्वयन की तिथि को वर्ष 2021 जो वर्ष 2020 थी तक के लिए विलंबित कर दिया गया है, ताकि उत्सर्जन मानकों के आगामी चरण को क्रियान्वित करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सके। प्रस्ताव के अंतर्निहित तर्क क्या हैं? वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय ने भारत चरण 3 वाले वाहनों के विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन कहा कि कृषि एवं निर्माण हेतु उपयोग होने वाले उपकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, किंतु ट्रैक्टर एवं वाणिज्य उपकरण वाहनों के लिए नामावली समान होने के कारण उनके पंजीकरण को भी रोक दिया गया था। अगला न्यूज है भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली, इंडियन वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको WRIC बोलते हैं। यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इंडियन रिस यानी WRIC का एक नया संस्करण आरंभ किया गया है। यह एक वेब पोर्टल है, रिस इंडिया रिस पोर्टल है, जिसमें डैशबोर्ड्स के माध्यम से वर्षा जल स्तर, नदियों के प्रवाह, जल निकायों, भूमि जल स्तर, जलाशय भंडारण, वसपोर सृजन, मृदा की नमी के लिए जल संसाधन से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध हैं। इसके साथ ही इसमें जल संसाधन परियोजनाओं तथा निकायों हाइड्रो मेटा डेटा की उपलब्धता का मॉडल और GIS लेयर एडिटिंग के लिए उपकरण उपलब्ध है। इंडिया रिस को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र इंडिया रिस का रखरखाव और उससे उद्यमिता उद्दीत करता है। कोई हिंदी बहुत कठिन हो जाती है यार। हरित पथ की बात करें तो यह हरित पथ क्या है, तो पहले ये प्रीलिम्स में एक 1 लाइन क्वेश्चन बन सकता है, PCS में भी बन सकता है, और बाकी सारे एग्जाम। हरित पथ क्या है, तो ये क्या है, यह एक मोबाइल ऐप है जो देश भर में हरित राजमार्ग के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब जिनके रोड के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, इसको हरित कहेंगे। ठीक, यह राजमार्ग वृक्षारोपण परियोजना के तहत प्रत्येक पौधे के स्थान, उसकी वृद्धि, अनुरक्षण गतिविधियों, लक्ष्यों आदि की निगरानी करेगा। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। हाल ही में NHAI ने राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान के तहत हरित भारत संकल्प का शुभारंभ किया था। इसके तहत NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पर 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधों का निरोपण किया गया है। दक्षिणी अटलांटिक विसंगति, जिसको साउथ अटलांटिक एनोमली बोलते हैं। ठीक है, जिसको देख लेते हैं। नासा के हालिया आंकड़ों में दक्षिण अटलांटिक विसंगति का विभाजन दिखाया गया है। दक्षिण अटलांटिक विसंगति यानी ये होता क्या है, तो साउथ अटलांटिक एनोमली जिसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खाली स्थान या गड्ढा भी कहा जाता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में असामान्य रूप से एक दुर्बल क्षेत्र है। यह सूर्य से आने वाले आवेशित कणों को सामान्य अवस्था के विपरीत पृथ्वी की सतह से अधिक निकट पहुंचने में सक्षम बनाता है। यानी कि जो कि पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसका एक क्षेत्र होता है, लेकिन उसमें एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उसका बल काम नहीं करता है, जो कि पोल पे अक्सर पाया जाता है। तो वहाँ पे जो सूर्य से जो आने वाले जो किरणें हैं, जो आवेशित कणें हैं, जो कि रोशनी है, उसके विपरीत अवस्था में ये पृथ्वी की सतह के अधिक निकट पहुंचने में इसको उसको सक्षम बनाता है। वो आसानी से पहुंच जाता है, जो कि नुकसानदायक होता है। इस दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का अवलोकन दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के ऊपर किया गया है। ठीक, मतलब जो देखा गया है, दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, जो कि आपके भारत के कहाँ पड़ता है, तो ये दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा लगभग। ठीक, तो ये ऐसे ए की बात करें, जो साउथ अटलांटिक एनोमली जिसको बोलते हैं, इसकी बात करें तो ये क्या होता है कि साउथ ऊपरी गमन करने वाले निम्न भूकक्षा यानी लो
अर्थ ऑर्बिट वाले उपग्रहों को सौर किरणों से क्षति पहुंचेगी, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ये उपग्रह स्थायी तौर पर खराब हो सकते हैं। तो अगर ये पूछ लेता है कि साउथ अटलांटिक एनोमली का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस पे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये भी डाल देगा कि ये जो उपग्रहों जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो आपके उपग्रह हैं उसमें आपकी उसको विक्षिप्त करेगा या उसको नुकसान पहुंचा देगा। तो उसमें से कुछ लोग कन्फ्यूज जाएंगे यार इससे क्या होगा, लेकिन इससे प्रभाव पड़ेगा और वो खराब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और खराब हो सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो निम्न कक्षा में ही अंतर्स्थापित है, लो अर्थ ऑर्बिट में ही है, के उपकरण भी प्रभावित होंगे। जाहिर सी बात है जब उपग्रह होगा तो वो भी हो जाएगा। ऐसे पृथ्वी के कोर की 2 विशेषताओं से उत्पन्न होते हैं। अब इसके देख लेते हैं। कोर होता है पृथ्वी में मेंटल कोर, क्रस्ट को मेंटल कोर होता है, 3 भाग होते हैं। उस कोर की बात कर रहा है कि उसके कोर में जो 2 विशेषताएं हैं उससे उत्पन्न होता है। इससे चुंबकीय अक्ष का झुकाव और उसके बाह्य कोर में पिघलती हुई धातुओं का प्रभाव, यानी कि जो चुंबकीय अक्ष जो कि उसका एक्सिस होता है ना, पृथ्वी झुकी हुई है तो उसका जो चुंबकीय जो कोर से जो चुंबकीय क्षेत्र रिलीज होता है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसे एक जो लाइन जाती है उसको कहते हैं वो अक्ष होता है, जिससे झुकाव होता है, किस एंगल से वो खींच रहा है वो एंगल की बात कर रहा है। और उसके बाह्य कोर में पिघलती हुई धातुओं का प्रभाव, यानी जो उसका बाह्य कोर है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है पृथ्वी हमारी, ठीक, और ये हो गया कोर। तो इसका जो ये इस तरह से खींचेगा मटेरियल को और उससे क्या होगा कि इसमें जो इसके जो ऊपरी है उसके बाद जस्ट उसके बाद मेंटल स्टार्ट हो जाता है। उस हिस्से की बात कर रहा है मैं, उस हिस्से में जो कि कोई में पिघलती हुई धातुएं हैं, जो धातु होती हैं उनका जो प्रवाह होगा, जो वो बहेंगी उस पर जो टहलती हैं वो भी इफेक्ट करेगा। अभी तक SA के कमज़ोर होने के कारण पृथ्वी की सतह पर कोई स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ, मतलब अभी तक कोई देखा नहीं गया है, लेकिन ऐसा होता है। जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो सूर्य के आने वाले अवशिष्ट कणों को रोकना और उनका प्रग्रहण यानी ट्रैपिंग करता है। ट्रैपिंग मतलब समझ रहे हैं, ट्रैप मतलब फंसाना, जो जाल में फंसाना, वो कार्य करता है। ठीक, ये हिंदी में क्या है प्रग्रहण, ये हिंदी वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्रैपिंग आप समझिए, ट्रैपिंग मतलब ट्रैप करना। फिर मैंने सुना होगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के धात्विक और तरल बाह्य कोर के कारण निर्मित हुआ है। तो अगर हम कह दें कि जो चुंबकीय क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं, कोर की जो ऊपरी भाग होता है जहाँ से मेंटल स्टार्ट हो जाता है, मेंटल भाग जस्ट उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे जो तरल पदार्थ होता है, जो धातु होती है और तरल बाह्य कोर होता है, वहीं से निर्माण होता है, जो धरातल से लगभग 3000 किमी की गहराई पर अवस्थित होता है। और अगर हम पृथ्वी का आंतरिक कोर, अगर अगले में तो कोर का डिस्क्रिप्शन ही दे दिया है, तो देखते हैं यहाँ देखिए दिखाया है कि ये जो है ये है क्रस्ट, ऊपर बहुत पतली लेयर होती है, फिर होता है मेंटल, ठीक, फिर आउटर कोर होता है, उसके बाद इनर कोर होता है। ठीक, ये पूरा कोर की बात करें तो ये पूरा कोर है, लेकिन इसमें जो आउटर कोर है ये और ये है इंटरनल। तो यही जो आउटर कोर है यही गुरुत्वाकर्षण का कारण होता है, जिसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के ठोस आंतरिक कोर की आयु के अनुमान को परिशोधन करके इसे 1 से 1.3 बिलियन वर्ष प्राचीन स्वीकार किया है। मतलब अगर हम बात करें तो पहले 5 मिलियन माना जाता था, लेकिन अब जो है 1 से 1.3 बिलियन वर्ष प्राचीन स्वीकार किया गया है। इससे पहले यह माना जा रहा था कि आंतरिक कोर लगभग 556 मिलियन वर्ष में, बताया था ना 5 बिलियन, तो मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था, जो पृथ्वी की आयु 4.5 बिलियन वर्ष की तुलना में काफ़ी तरुण है, यानी तरुण मतलब नई है। ठीक, पृथ्वी की कोर का निर्माण अधिकांशतया लौह धातुओं से हुआ है, जिसमें आंतरिक कोर ठोस और बाह्य कोर तरल है। मतलब अगर इनर कोर की बात करें तो ये सॉलिड है और इसके ऊपर वाला जो है
ये क्या है, ये जो है आपका लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, विशाल चुंबकी इस तरह धातु के परिसंचरण में विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो कि ऊपर में जो कि आपके लिक्विड है उस पर जो धातु अगर फ्लोट कर रही है यानी बह रही है तो उससे क्या है धाराएं उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी को एक विशाल विद्युत चुंबक में परिवर्तित कर देती हैं। इस प्रकार की पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सृजित होता है। इस प्रक्रिया को जियोडायनमो कहा जाता है। तो ये आप पहली बार सुन रहे होंगे शायद, जियोडायनमो कहते हैं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र जो सृजित होता है, जो सृजित हो यानी उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको जियोडायनमो बोलते हैं। ठीक, पृथ्वी के पूर्व के अनुमानों से यह विरोधाभास उत्पन्न हो गया था, जिसके अनुसार जियोडायनमो को अरबों वर्षों तक बनाए रखने के लिए आंतरिक कोर में निर्माण से पहले कोर को यथार्थपूर्ण उच्च तापमान तक पहुंचने की आवश्यकता हुई होगी। मतलब उसको हाई टेम्परेचर तक पहुंचने की आवश्यकता होगी, तभी ये जो है जियोडायनमो की क्रिया हुई होगी। नवीन शोधों द्वारा प्रस्तुत समाधान इस विरोधाभास को हल करता है। इसके अनुसार कोर का तापमान यथार्थवादी मापदंडों के भीतर ही था। इसमें वर्णन किया गया है कि जियोडायनमो को दो पृथक पृथक ऊर्जा स्रोतों को तंत्रों द्वारा बनाए रखा गया था। अब आगे चलते हैं, क्या है माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी। माउंट सिनाबंग वोल्केनो इंडोनेशिया में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में अगस्त 2020 में विस्फोट हुआ, जिससे निकली राख का गुब्बारा कम से कम 5000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। मतलब ये इंडोनेशिया का पार्ट आप देख रहे हैं, ये जावा है, ठीक, ये जकार्ता, ये इंडोनेशिया पूरा ये पार्ट है पूरा आपका। ठीक, तो इसमें देखते हैं क्या है। इंडोनेशिया में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में अगस्त 2020 में विस्फोट हुआ हाल ही में। ठीक, जिससे निकली राख का गुब्बारा कम से कम 5000 मीटर की ऊंचाई तक गया। समझ रहे हैं, 5 किलोमीटर। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप पर एक सक्रिय समग्र ज्वालामुखी स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। तो आप इसको ध्यान देखिएगा, ये क्या है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी पूछा जा सकता है कहाँ का कहाँ है, तो इंडोनेशिया में माउंट सिनाबंग। 400 वर्षों के लंबे प्रसुप्तावस्था अंतराल के यानी कि शांत था अंतराल के पश्चात वर्ष 2010 में इसे विस्फोट हुआ और वर्ष 2013 में यह निरंतर सक्रिय रहा। कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है ना हिंदी को। प्रसुप्तावस्था लिख रहे हैं, शांत था। प्रशांत महासागर का अग्निवलय, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपने सुना होगा, या प्रशांत महासागरीय मेखला सरकम पैसिफिक बेल्ट पर स्थित होने के कारण यह भूकंपी विप्लवों के प्रति प्रवण है। प्रशांत महासागरीय मेखला, इसको रिंग ऑफ फायर आप याद रखिएगा। मेखला प्रशांत महासागर के तटों पर स्थित ऐसे क्षेत्रों की पेटी है जहां सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित हैं एवं जहां की नियमित रूप से भूकंप आते रहते हैं। समग्र ज्वालामुखी स्ट्रेटो ज्वालामुखी एक लंबा शंक्वाकार ज्वालामुखी है। शंक्वाकार समझ रहे हैं, इस तरह से शंकु के आकार का ज्वालामुखी है। ठीक, जो कठोर लावा की एक परत और ज्वालामुखी की राख से निर्मित होता है। इन ज्वालामुखियों की विशेषता इनमें एक तीव्र ढाल वाली परिच्छेदिका स्टेप प्रोफाइल और समय समय पर विस्फोट उद्गार का होना है। इससे निकलने वाला लावा अत्यधिक चिपचिपा होता है और अधिक दूर पर प्रस्तावित होने से पूर्व ही ठंडा सख्त हो जाता है। तो अगर इसमें कोई नोट करने वाली चीज़ नहीं है, ये पूछा सकता है सिनाबंग वोल्केनो कहाँ पर जाता है, तो ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये हमारा लास्ट न्यूज है। इसके बाद मैं इस लेक्चर को समाप्त करूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं लगभग पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो ये जो न्यूज है इसको देखते हैं। मॉरिशस क्षतिग्रस्त पोत से हो रहे अत्यधिक तेल रिसाव को नियंत्रित करने के लिए संघर्षरत है। नेशनल GIS एनेबल लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये तो इंग्लिश कुछ और दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप जो न्यूज़ था वो वाला है।
मैपिंग वाला। तो इसका मॉरिशस क्षतिग्रस्त पोत से हो रहे अत्यधिक तेल रिसाव को नियंत्रित करने के लिए संघर्षरत है। मॉरिशस ने अपने तट से दूर एक दुर्घटनाग्रस्त जहाज से समुद्र में कच्चे तेल के अति रिसाव के कारण देश में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है। अगर पर्यावरणीय यानी इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की बात करें तो ये मॉरिशस ने घोषित किया है। ठीक, पूछा जा सकता है हाल ही में किसने घोषित किया है। ठीक, मॉरिशस ने। यह तभी कि तेल महासागरों के सर्वाधिक प्रमुख प्रदूषकों में से एक है। लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन तेल महासागरों को प्रतिवर्ष प्रदूषित करता है। मॉरिशस पर प्रभाव पारिस्थितिकी। मॉरिशस के पॉइंट डिज्नी क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई है। इस क्षेत्र में दुर्लभ एवं स्थानिक वन्यजीवों के लिए अभयारण्यों की बहुलता और तथा प्राचीन संरक्षित प्रभाव भित्तियों, मैंग्रोव वनों और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक समुद्री उद्यान भी है। आर्थिक। मॉरिशस खाद्य और पर्यटन के लिए मुख्य रूप से अपने समुद्र पर निर्भर है। तेल रिसाव के पर्यावरणीय पर्यटन इको टूरिज्म के साथ स्थायी रूप से नष्ट होने की संभावना उत्पन्न हुई है। किए जा सकने वाले उपाय। तेल रिसाव को कम करने या आगे फैलने से रोकने या तेल के रिसाव स्रोत के चारों ओर फ्लोटिंग बूम्स तैरते अवरोधक को स्थापित किया जा सकता है। तो उपाय पूछ सकता है तो ये भी हो सकता है। ठीक, उपाय पूछ सकता है, पीसीएस में पूछा था। विभिन्न अवशेषकों सबोर्बेंट जैसे पुआल, ज्वालामुखी, राख, पॉलिएस्टर से निर्मित पॉलिस्टिक के महीन खंड का उपयोग किया जा सकता है जो जल से तेल को अवशोषित करते हैं। इनका उपयोग किया जा सकता है। पुआल का, ज्वालामुखी राख का, पॉलिएस्टर से निर्मित प्लास्टिक के महीन खंड की बात करें तो ये सब भी हैं। पॉलिएस्टर से कन्फ्यूज मत होइएगा। जल की सतह से प्रदूषकों को हटाने के लिए नौकाओं का स्कीमर्स या ऑयल स्कूप्स स्थापित किया जा सकता है। ये एक तरीका होता है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ चलते हैं। नमस्कार, बाय बाय।